मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि कल तक मेरी और समीर की शादी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त मेरे पापा ने आपसे मिलने के बाद ये कह दिया कि हमारी शादी नहीं हो सकती। अभी मैं पूरी तरह ड्राइंग रूम के अंदर पहुंच भी नहीं पाई थी कि वंदिता ने यह सवाल पूछ लिया। सवाल शालीन लहजे में होने बावजूद उसकी आवाज़ में मौजूद तल्खी को मैं पूरी तरह महसूस कर पा रही थी। मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा, ये बात तो मुझसे पहले तुम्हें उनसे पूछनी चाहिए थी। मेरा प्रति प्रश्न सुनकर थोड़ा अनमनी हो आई थी वो। मैंने कई बार पूछा उनसे, पर वे कहते हैं कि वे ना तो कुछ बताना चाहते हैं और ना पूछना। बस यही कह रहे हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। आपसे मिलने के पहले वो समीर से मिले, अंकल से मिले, तब तो उन्हें इनकार नहीं था हमारी शादी से। आपसे मिलने के बाद ही उनका फैसला बदला है, तो कोई तो वजह होगी। थोड़ा कठोर था उसका लहजा अब भी। पर मुझे तो तुम्हारे पिता से मिलने के बाद भी तुम दोनों की शादी से इनकार नहीं है। फिर इस बात का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है वंदिता। और क्या तुमने समीर को इस बारे में बताया है कि तुम्हारे पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं? हाँ, और ये भी कि मैं इस बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ कि आखिर क्यों उन्होंने आपसे मिलने के बाद हमारी शादी से इनकार कर दिया। उसने तो मुझे रोका भी आपसे बात करने से, पर मैंने अनसुना कर दिया, बड़ी साफ़गोई से वंदिता बोली। मुझे उसकी यही साफ़गोई तब भी पसंद आई थी, जब वो मुझसे पहली बार मिली थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि तुम्हारे पिता यही करेंगे। मैंने इस बारे में नरेश से बात की थी। उन्होंने मुझसे यही कहा था कि यदि वंदिता इस बारे में पूछे तो उसे सच ही बताना, पर मैं तुम्हें ये सच्चाई अपने पति के सामने ही बताना चाहती हूँ। मन में चल रही ऊहापोह के बावजूद बड़े आत्मविश्वास से बोलती चली गई मैं, नरेश, ज़रा इधर आइए ना। वंदिता आई है। हेलो वंदिता, कैसी हो? 2-3 मिनट मेरे और वंदिता के बीच पसरे मौन के बीच इनकी आवाज़ मुखर हुई। मैं अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हैं? वंदिता ने औपचारिकता निभाए। सुनो, वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। अब वंदिता के पिता समीर से इसकी शादी नहीं करना चाहते। वंदिता कारण पूछ रही है और मैं उससे ये कारण आपकी मौजूदगी में बताना चाहती हूँ। मैंने प्रश्नसूचक निगाहों से इनकी ओर देखा और आंखों ही आंखों में स्वीकृति पाकर मैंने वंदिता की ओर देखकर कहना शुरू किया, देखो वंदिता, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ, उस बात ने मेरे जीवन के कोई 1-2 बरस मुझे बहुत दुखी रखा। ये कहूँ तो गलत न होगा कि मैं डिप्रेशन में भी आ गई थी। और उम्र के इस पड़ाव पर 52 वर्ष की उम्र में मैं उस सब से उबर चुकी हूँ। जिंदगी को एक बड़े परिदृश्य में देख सकती हूँ। शायद इसकी पहली वजह है मेरा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना और दूसरी वजह है नरेश जैसा जीवन साथी पाना। और तुमसे भी यही कहूँगी कि आगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे तुम भी बड़े परिदृश्य में देखना, क्योंकि समीर तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के फैसले को कभी नहीं बदलना चाहूँगी। बात तब की है जब मैं अपने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में हॉस्टल में पढ़ रही थी।
एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते हुए मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा और शाम के 6 बज गए। ठंड के दिन थे, रात घिर आई थी। मैं जल्दी जल्दी हॉस्टल की ओर जा रही थी कि झाड़ियों में से निकले 2 हाथों ने मुझे मजबूती से पकड़कर अपनी ओर खींचा। वहाँ 2 लड़के थे, उनके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। मैं खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन 2 बलिष्ठ लड़कों के आगे मैं ऐसा करने में असफल रही। वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। एक लड़के ने तो ऐसा किया भी, पर जब दूसरा ऐसा करने जा रहा था, सड़क से किसी मंत्री का एक लंबा काफिला गुजरा, जिसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए चल रही थीं। वो दोनों डरकर वहां से भाग निकले। मैं भी वहां से उठकर किसी तरह हॉस्टल तक पहुंची। बहुत घबराई हुई थी, लेकिन इस हादसे के बारे में किसी को बताऊं या नहीं इसी कश्मकश में थी। तब लड़कियों का घर से निकलकर हॉस्टल में पढ़ाई करना बड़ी बात होती थी। मैं दहशत में थी, पर ये जानती थी कि यदि मैंने इस बारे में किसी को बताया तो मेरी पढ़ाई बंद करा दी जाएगी। ये भी जानती थी कि ये एक ऐसा हादसा था जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हताशा, निराशा, दहशत और अकेलेपन की यातना से गुजरते हुए मैंने ठान लिया कि इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, अपने पैरों पर खड़ी होकर सशक्त बनूंगी। फिर इंजीनियरिंग के बाद मुझे नौकरी मिल गई, पर जब कभी उस गंदी घटना की याद हो आती मैं परेशान हो उठती थी। उस पुरुष का चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाती थी। फिर खुद को और व्यस्त रखने के लिए मैंने नौकरी के बाद के घंटों में एक अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे घर पर जब कभी मेरी शादी की चर्चा होती मैं और भी डर जाती, कुछ न कुछ बहाने करके टाल दिया करती थी। इस अनाथाश्रम में ही मेरी मुलाकात नरेश से हुई। वो एक डॉक्टर होने के नाते यहाँ आकर इन बच्चों का मुफ्त इलाज किया करते थे। जब हम एक दूसरे के करीब आए और नरेश ने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो मैंने उन्हें अपने साथ घटी पिछली घटना के बारे में बताया। कहा कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। धीरे धीरे उन्होंने ही मुझे समझाया कि जब मैं खुद मानती हूँ कि ये एक बुरा हादसा था तो मुझे ये भी मानना होगा कि ऐसे हादसे से उबर कर निकलना ही जिंदगी है। नरेश की कही हुई एक बात जिसने मुझे उन्हें अपना जीवन साथी बनने पर मजबूर कर दिया वो थी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ दीप्ति, और मैं एक मनोरोगी की गलती की सज़ा तुम्हें नहीं भुगतने दूंगा। फिर हमारी शादी हुई और अगले ही वर्ष समीर के पैदा होने के बाद मैंने अपने पिछले जीवन की कटुता को नरेश के प्यार और समीर की मुस्कान के बीच भुला दिया। परसों जब मैंने तुम्हारे पिता को देखा तो वो घटना दोबारा मेरे ज़हन में आ गई, क्योंकि तुम्हारे पिता ही वो शख्स हैं जिन्होंने मेरे साथ रेप किया था। तुमने शायद ध्यान न दिया हो, पर उस दिन तुम्हारे पिता मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। उनके जाने के बाद ही मुझे अंदेशा हो गया था कि वो इस शादी से इनकार करेंगे और मैंने पूरी बात नरेश को बता दी थी। वंदिता, इस बारे में समीर को कुछ मालूम नहीं है। शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं और नरेश ऐसा नहीं चाहते थे। पर यदि अब तुम दोनों की शादी में तुम्हारे पिता के इनकार की वजह बतानी पड़ी तो हम उसे पूरी बात बताएंगे। इस सब के बावजूद मैं और नरेश अब भी चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी ज़रूर हो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो।
मेरी ओर फटी फटी आंखों से देख रही वंदिता की आंखों से आंसू टपक रहे थे। क्या मैं आपसे सॉरी बोलने का हक भी रखती हूँ आंटी? सिसकते हुए वंदिता ने कहा। अपने पिता की गलती के लिए खुद को दोषी क्यों समझती हो वंदिता? और मैंने तो पहले ही कहा है कि चीज़ों को बड़े परिदृश्य में देखने की कोशिश करो। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, उनका किया उनके साथ है। तुम जीवन साथी के रूप में मेरे बेटे की पसंद हो, तुम्हारा अपना एक अलग व्यक्तित्व है, जिसे मैंने तुम्हारे पिता से मिलने के पहले पसंद किया है। मैं अपने पापा से बात करना चाहती हूँ आंटी। लगभग सुबकते हुए वंदिता वहाँ से चली गई। मैं और नरेश भी इस स्थिति में नहीं थे कि उसे कुछ समझा पाते। पापा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लाल सूजी हुई आंखों के साथ वंदिता अपने पिता के सामने थी। समीर से मेरी शादी के इनकार की वजह मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं आज उसकी माँ से मिलने गई थी। उन्होंने मुझे कुछ बताया है, पर मैं आपके हिस्से का सच जानना चाहती हूँ पापा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ बेटा कि जो उसकी माँ ने तुम्हें बताया वही सच है। उस दिन मैं और मेरा दोस्त, ऐसा नहीं है कि नशा उतर जाने पर मैंने अपनी गलती के बारे में सोचा नहीं। सोचा तो, पर शायद ये कि कहीं इस बात का पता मेरे घर वालों को न चल जाए। फिर कुछ समय के बाद जब इस बारे में सोचा तो पुरुष होने की आड़ में गलत होने के बावजूद खुद को सही समझकर तुम्हारी माँ से शादी हुई तो एक मन हुआ कि उसे इस बारे में बता दूं, पर सच तो ये है कि उसके इस दुनिया से चले जाने तक भी अपनी गलती उसके सामने कबूलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। जब तुम पैदा